बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार किया। जिस तरीके से गिरफ्तारी अमल में लाई गई वो भी बहुत सनसनीखेज था। परवेज़ इलाही साहब को जैसे ही वो अपने घर के कंपाउंड से बाहर निकले उनको इंटरसेप्ट किया गया, उनकी गाड़ियों को रोका गया और पहले कोशिश की गई कि गाड़ी का दरवाज़ा खुले, लेकिन इत्तलात के मुताबिक जब उनकी गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुला तो गालिबन ड्रिल मशीन या इससे रिलेटेड कोई आला इस्तेमाल किया गया और उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे के अंदर सुराख किए गए और सुराख करने के बाद ये ड्राइविंग साइड पे आप देख सकते हैं सुराख किया गया। फिर उनके जो मून रूफ होता है उसको तोड़ा गया। फिर परवेज़ इलाही साहब बाहर उनको निकाला गया और फिर एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार करके अपनी तहवील में ले लिया। और अब इतलात ये हैं कि परवेज़ इलाही साहब को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। कल मुतवक्का तौर पर उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा एंटी करप्शन कोर्ट से। बट मुकदमात के हवाले से कहा जाता है बड़ी तगड़ी नौइयत के मुकदमात हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब का गिरफ्तार होना सिंबॉलिक है और इसकी बहुत सिंबॉलिक वैल्यू है इमरान खान साहब के लिए, उनकी जमात के लिए। परवेज़ इलाही साहब और उनका ख़ानदान, ख़ास तौर पर ख़ुद परवेज़ इलाही साहब और जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के हमेशा से बहुत करीब रहे हैं और ये कोई नहीं सोच सकता था कि परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी भी किसी सूरत, किसी हाल, किसी वक्त में कभी भी होगी। लेकिन अब ऐसा हो चुका है। परवेज़ इलाही साहब को गालिबन आज उस बात की, उस अलायंस की कीमत चुकानी पड़ रही है जो कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ किया। परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे जनाब मोहम्मद इलाही साहब ने आज भी ट्वीट किया और ये कह दिया अपनी उस ट्वीट के अंदर कि जो मर्जी हो जाए हम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? क्या परवेज़ इलाही साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और अगर वो इस बात पर मजबूर हो जाते हैं कि वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त नहीं कर सकते, 70 साल उनकी उम्र है, मुतअद्दिद उनको मसाइल हैं, हेल्थ इशूज़ भी हैं, क्या वो ये सस्टेन कर पाएंगे प्रेशर, और या वो इमरान खान साहब से अपनी राहें जुदा कर लेंगे? और अगर कर लेंगे तो क्या उन्हें माफ़ी मिल सकती है और क्या वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएंगे, घर चले जाएंगे और मुकदमात का सामना वकला के थ्रू ही करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ऐसी गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल होना लाजमी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी आज एक बहुत बड़ी खबर है, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ मुकदमात एंटी करप्शन के हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार करवाना है, गिरफ्तार करवाना मकसूद था, सिर्फ सज़ा दिलवानी है या उनसे बिलाखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है कि वो इमरान खान से अलहदा हो जाए और फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ? मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब का जो केस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनके ख़िलाफ़ करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े ह्यूज हैं। ठीक है। उन्होंने इस मरतबा जो है वो उन्होंने कोई जो है ना वो कसर नहीं छोड़ी। अच्छा जी। और हर हद को उन्होंने पार किया। हालांकि उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, पैसे उनके पास पहले ही बड़े थे, लेकिन पता नहीं इंसान को जो है वो सब्र और जो है वो तफसीलात बताएंगे राना साहब, किस तरह हद पार की उन्होंने? जो ये इस मरतबा जो मोहम्मद खान भट्टी उन्होंने जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम लगाया, इस मरतबा उन्होंने फरा गोगी वाला काम जो है वो बड़ा धड़ल्ले से किया। अच्छा। पोस्टिंग ट्रांसफ़र के पैसे जो ये अपना होते हैं ये CNW के ठेके वगैरह, अच्छा, यानी 10% जो है वो पहले ही 1 अरब का ठेका है तो जनाब 10 करोड़ रुपया रख दो। अच्छा। इसी तरह से जो है वो गुजरात में बाकी जगहों पे, फिर उसके बाद इन्होंने जो वो है ना ये जो ब्राउन एरिया और ग्रीन एरिया, जी जी, उसमें इन्होंने बहुत पैसा लिया। अच्छा जी। तो इस मरतबा तो इन्होंने अरबों रुपया जो है वो बड़ा बेरहम तरीके से कमाया भी है। अच्छा जी। और उसके बाद फिर जहाज़ में रख के ले गए उसको बाहर। अच्छा। मोहम्मद इलाही साहब कैश रख के ले गए? तो उनके मामलात जो हैं जी, अच्छा, नहीं डॉलर लेके, ये अच्छा, डॉलर को जो आग लगी हुई है इसकी कोई सिर्फ यही वजह तो नहीं है ना। अच्छा जी, कि हमारी इकॉनमी जो है ना इसके इस हाल में जाने की ये सारी वजूहात जो हैं ये सारी मिली हैं, तो फिर ऐसा हुआ है ना। राना साहब, परवेज़ इलाही साहब इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप कहते हैं इनका केस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला नहीं है। बट परवेज़ इलाही साहब और पूरा चौधरी साहिबान का जो ख़ानदान है, आप बखूबी वाकिफ़ है, आप भी बड़े अरसे से सियासत कर रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पर रहे हैं और बुरे हालात में भी कभी ये नौबत नहीं आई कि परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी इस तरह से हो। परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हुए हैं, छोटी बात नहीं है। क्या परवेज़ इलाही साहब अगर जो मतलूबा हदफ होगा
कि वो इमरान खान साहब को अगर वो छोड़ देते हैं या इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि इमरान खान साहब से कथा ताल्लुक़ कर लेते हैं, सियासत से ब्रेक ले लेते हैं या कह देते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो कोई गुंजाइश निकल सकती है परवेज़ इलाही साहब के लिए? क्या अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या रियासत की फैसला करे कि ठीक है जी इन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया तो बस बाकी मामला ठीक है, अदालतों में चलते रहें, गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, ये मुमकिन है या नहीं? आप कहते हैं अंडर नो सर्कमस्टांसेस इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से या इवन पार्टी से अलहदगी से छूट नहीं मिलेगी? मेरा ख्याल है कि जो एलिगेशंस उनके मुतल्लक हैं, जो मोहम्मद खान भट्टी के बयानात हैं और एक दो लोग इनके जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, जो बयानात उन्होंने दिए हैं मेरा ख्याल है कि उनको तो इन्हें फेस करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी जहाँ तक 9 मई के वाक़यात का तल्लक है उसमें क्या अमल दखल है और उसमें इनको चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके मुतल्लक बात हो सकती है। अच्छा राना साहब, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है, मुतवक्का एजेंडा क्या है? अमनो अमान की सूरत हाल का बताया जाता है, बट क्या अब भी 9 मई और उसके बाद के हालात को सामने रखा जाएगा मुतवक्का तौर पे? जी बिल्कुल, 9 मई को जो वाक़या हुआ है उसके बाद उस वाक़े का जो फॉलोअप हुआ है तो उसका जायज़ा तो लाजमी तौर पे जो है वो लिया जाएगा। ठीक है। और उसके जो भी मुज़मरात हैं उसके मतलब अगर कोई कुछ फ़ैसलों की ज़रूरत हुई, यानी अस्करी और पॉलिटिकल क़यादत को करने की, तो उसके मुताबिक जो है वो बात होगी। अच्छा राना साहब, आपने कहा इमरान खान साहब खुद फ़ोन करें प्राइम मिनिस्टर साहब को मुज़ाकरात के लिए तो शायद बात हो सकती है, तो कैसे फ़ोन करें? लैंडलाइन पे करें या व्हाट्सएप कॉल करें? वैसे तो व्हाट्सएप भी अब ट्रैक हो जाता है, तो ज़रा तरीका भी समझा दीजिए इमरान खान साहब को, आज के आपके तवज्जुह से पता चल जाए भी कैसे कॉल करनी है। नहीं देखें, ये तो एक यानी कनायतन इशारतन जो है वो बात होती है। अच्छा जी। देखें यानी अब देखें, मैंने जिक्र ये किया था कि इसने 126 दिन यहाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर खड़े होकर गालियाँ निकाली मियाँ नवाज शरीफ को, और उसके बाद जब APS का वाक़या हुआ तो मियाँ नवाज शरीफ ने ख़ुद इनको फ़ोन किया कि खान साहब आप तशरीफ़ लाएँ, ये इस वक्त कौमी अलमिया की सूरत है, तो हम बैठ के जो है वो इसका हल तलाश करें। तो इसने अब देखें कि इसे नदामत भी है, पशेमानी भी है, इसे पता भी है कि मैंने ये बड़ा गलत किया और हर चीज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ। अच्छा जी। तो अब भी वो कमेटी बना के कहता है ये कमेटी मैंने बना दी है, तो कमेटी के साथ जो है ना वो आप जो है वो बात कर लें। अच्छा जी। तो इस जो है वो लिहाज से मैंने बात की थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ हम बात करने की पोजीशन में, और उसकी वजह ये नहीं है कि हम कोई एरोगेंट हैं या हम कोई अदरवाइज़ हमारी सोच है, हमारा बिल्कुल ये मानना है कि सियासत में मामला जो है वो मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ते हैं और हल होते हैं। ठीक है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि जो इन्होंने किया है, जिन लोगों के घरों को इन्होंने आग लगाई है, जिन शुहदा की इन्होंने बेहरुमती की है, जिनके मुजस्मे इन्होंने तोड़े और जलाए हैं, उनके आप जज्बात, अगर आपने कोई ऐसी महफिल या मजलिस अटेंड की हो जिसमें शुहदा की फैमिलीज़ को बुलाया गया था, तो उनके आप सवालों का जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक। उनके जैसे जज्बात हैं, अगर हम कल को उन्हें नज़र आए कि हम टीवी के ऊपर इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनकी तरफ सारा गुस्सा जो है वो हमारी तरफ। अच्छा राना साहब, इमरान खान साहब को आपने मुतअद्दिद दफ़ा आपने ये फरमाया कि इमरान खान साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उनका आर्गूमेंट ये है, उनके वकला का, उनके पार्टी के तर्जुमान का, कि इमरान खान साहब तो 9 मई को कैद में थे, जब बाहर निकले तो उन्होंने मजम्मत कर दी। बट सवाल मेरा ये है, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं, डायरेक्ट इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का क्या सबूत ऐसा है जो आपने देखा है? और अगर देखा है, आप मुझे चलें ये ना बताएं कि वो क्या है, लेकिन क्या आप ये सर्टिफाई कर सकते हैं कि बहसियत राना सनाउल्लाह, बहसियत वज़ीर दाखिला, आपने वो सबूत देखा है? मैं बहसियत वज़ीर दाखिला इस बात को फुली इंडोर्स करता हूँ कि ये सारा फसाड जो है इसका आर्किटेक्ट ही इमरान खान है। इमरान खान ना होता तो ये कुछ भी ना होता। ये ज़ेन साजी इमरान खान ने की है, ये जो फितना गरी इमरान खान ने सबूत मौजूद है, ये नफरत, ये अग्रेशन, जी सबूत मौजूद है। अच्छा। ये उसने, आप देखें, आप मुझे बताएं कि वो 2014 से लगा हुआ है। किसने कहा था कि जो है वो मैं
आईजी को और पुलिस को जो है वो अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। किसने थाने के ऊपर हमला करके जो है वो मुल्ज़मान को छुड़वाया था? किसने जो है वो नाफरमानी की जो है वो तहरीक जो है वो चलाई थी? कौन लोग ये कहते रहे हैं कि जला दो, गिरा दो, मार दो? अब वो चीदा टली जो है, वो चीदा टली जो है वो अब पता नहीं किधर छुपा हुआ है। वो कैसे कहता था जला दो, मार दो, गिरा दो। और अब जो इसने पूरा साल यहाँ पे ये बैठ के राणा साहब गुजारिश ये है, आप खुद वकील हैं राणा साहब, मेरी गुजारिश सुन लें, आप खुद वकील हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने खुद भी फौजदारी प्रैक्टिस की हुई है सर। पेपर कटिंग्स, टीवी पे की हुई स्टेटमेंट्स, टीवी पे दिए हुए बयानात, क्या इनकी बेसिस पे आप इमरान खान को प्रोसिक्यूट करेंगे या आपके पास एक्चुअल प्लानिंग का सबूत मौजूद है कि यार ये कॉल है, ये प्लानिंग थी? एक्चुअल कॉल है, अपना स्पीचेस हैं, वॉइस है, मीटिंग्स हैं और लोगों के बयान हैं, यानी ऑरल, सर्कमस्टांशियल, अपना डायरेक्ट एविडेंस, हर चीज़ मौजूद है। अच्छा। और ये बंदा जो है, आप यकीन करें कि इसने बड़ी मेहनत की है इस काम के लिए, बड़ी मेहनत की है इसने, बड़ी मेहनत से इसने लोगों के ज़हनों में ये जहर जो है ये इंजेक्ट किया है। ये कोई मामूली नहीं, बट इमरान खान साहब तो कहते हैं जो हुआ वो मेरे पार्टी के वर्कर और लीडरों ने किया, मैं तो कैद था। वो अपने इंटरव्यूज में भी ये कहते हैं। तो इस बात को डिसप्रूव करने के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बड़ी आम जिम्मेदारी है आपके पास राणा साहब। मैं नहीं चाहता कि किसी आपके साथ झूठा मुकदमे का सामना आपने किया, मैं नहीं चाहता कोई और करे। नहीं, मुनीब साहब इसके कहने पे किया, इसकी प्लानिंग से किया, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इसने ड्यूटीज लगाई, इसने उनको जी डायरेक्ट बराह रास्त। और ये अदालत के अंदर, क्योंकि आप वकील हैं इसलिए आपसे बात करना आसान है, बट मैं चाहूंगा कि आप ये बात सर्टिफाई करें कि क्या ये अदालत के अंदर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होंगे कि इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे ज़ाती तौर पर डायरेक्टली, और ये प्लानिंग वो पहले कर चुके थे? देखिए मुनीब साहब, जिस दिन इन्होंने ये बयानिया बनाया था कि इमरान जो है वो हमारी रेड लाइन है, इमरान को गिरफ़्तार किया जाएगा तो उसके बाद फिर जो है वो अवाम बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के क्या करेंगे, ये हर चीज़ जो है वो तय थी। उसमें इसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, इसकी स्पीचेस मौजूद हैं, इसकी जो है वो लोगों को जिस तरह से इसने तैयार किया मौजूद है। ये जब जो है वो पुलिस के ऊपर हमले होते रहे हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। यानी इतना मटीरियल है कि ये कह ही नहीं सकेगा। जब वो मटीरियल अदालत में पेश होगा, ये नहीं कह सकेगा कि जी ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी वीडियो नहीं है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये सारा मैंने नहीं किया। ये कह ही नहीं सकता। अब जो लोग जो है वो सामने आग लगा रहे हैं, लूट के चीज़ों को ले जा रहे हैं, वो कह सकते हैं कि ये मैं नहीं हूँ या मैं उस वक्त किसी और जगह पे था। बट इमरान खान तो कहते हैं कि मैं था ही नहीं। आप ऑडियो एविडेंस की बात कर रहे हैं रानी साहब, ऑडियो एविडेंस, आप खुद माशाल्लाह वकील हैं इतने तगड़े सर, तो कहाँ एडमिसिबिलिटी कहाँ होती है ऑडियो एविडेंस? अगर नहीं सुन लेना, अगर इमरान खान ने इस वाक़े से महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने पहले तसलसल से ये बात कही हो कि इन केस मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने ये करना है, अच्छा फ़लाँ जगह पे एहतजाज करना है और वहाँ पे जाके ये सारा कुछ आपने करना है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ की ड्यूटी होगी, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ की ड्यूटी होगी, फ़लाँ इस तरह से जाएगा, फ़लाँ उस तरह से जाएगा। यानी सारी प्लानिंग जो है ये नीट एंड यानी बाकायदा जुज़वियात तक जो है वो ये तय थी। अच्छा राणा साहब, मुझे अब ये बताइएगा टुवर्ड्स द एंड, आप क्योंकि इस्लामाबाद में है, वफाकी वज़ीर दाखिला है, आप इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग या फ़ैन क्लब ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी था और बहुत सी जगहों पे था, वक्त के साथ साथ वो फेड अवे हो गया या लोगों को रियलिटी चेक मिल गया है कि ये इमरान खान साहब के साथ अब बहुत अलाइन नहीं होना, क्योंकि ये मौजूद था? आपको क्या लगता है अब? देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई एक चीज़ जो है ना वो 100% नहीं होती। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल छोड़ेंगे जो ये वाक़यात हुए हैं इसकी बुनियाद के ऊपर, कुछ लोग जो हैं वो जो है वो साथ रहेंगे भी, ये भी नहीं हो सकता कि 100% जो है वो छोड़ दें। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्शन है, इलेक्शन में देखें इलेक्टेबल्स जो है ना, इलेक्टेबल्स के बग़ैर यानी भले वो लाहौर क्यों ना हो, फैसलाबाद क्यों ना हो, गुजरांवाला क्यों ना हो, वहाँ पे भी जो है वो एक यानी एक रेलेवेंट और एक सूटेबल कैंडिडेट होता है
और एक नहीं होता, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। तो वो कैंडिडेचर जो है वो सारे इनको छोड़ के जो है वो भाग रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ये अपनी जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, ये बरकरार नहीं रख सकते। राणा साहब, आपकी तरफ से नो एंट्री है। कभी भी इस किस्म की सूरत हाल का सामना किसी जमात को भी करना पड़ा, वो नहीं रख सकी। नहीं, राणा साहब, आपकी तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है पीएमएलएन ने कि हमारे में जरूरत ही नहीं है, हमने किसी बंदे को नहीं लेना, ये बोर्ड लगा हुआ है? क्योंकि वो कल तलाल चौधरी साहब कह रहे थे ना, जरूरत ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमें बिल्कुल ज़रूरत है और कोई नो एंट्री का बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास गुंजाइश कम है। ठीक है। हमारे पास साउथ में गुंजाइश है, लेकिन बाकी डिवीजन्स में अब साहिवाल है, फैसलाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, इवन रावलपिंडी, ठीक है, जहाँ पे हमारा कोई रिज़ल्ट बेहतर भी नहीं था, मुल्तान डिवीज़न है। तो यहाँ पे तो हमें, क्योंकि मैंने मैडम मरियम नवाज साहबा के साथ जो है वो पंजाब का पूरा टूर किया था, ठीक है, और हम हर जगह पे जाके रात ठहरे और अगले दिन एमएनए एमपीएस को मिले, और उसमें मकसद यही था, यही असेसमेंट था। ठीक। तो हमें तो दिक्कत है वहाँ पे कि जहाँ पे 2-3 लोग हैं तो उनको किस तरह से हमने राज़ी करना है। तो बहावलपुर डिवीज़न में और डेरा गाजी खान डिवीज़न में गुंजाइश है। राणा साहब, मुझे ये बता दें टुवर्ड्स द एंड कि ये अब अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात बाकी जगहों पे भी इक्का दुक्का है। ठीक है, मतलब नो एंट्री नहीं है, मतलब तुसी ये कह रहे हो कि मतलब वेलकम है, जरूरत नहीं है, मतलब वेलकम करोगे तुसी, मतलब चिट्ठा जवाब नहीं देना, यानी बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यानी कि दरखास्तें वसूल की जा सकती हैं, जफियां भी डाली जा सकती हैं। बड़ी अच्छी बात राणा साहब, बट मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने इमरान खान साहब की नाअहली आपको नजर आ रही है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन क्या अक्टूबर और नवंबर के आसपास होंगे? नाअहली तो उनकी होगी, क्योंकि उन्हें इन केसेस में, और ख़ास तौर पे जो दूसरा केस है उसका वो जो जिसमें वो अल-कादिर ट्रस्ट वाला, जी ठीक। तो इन केसेस में सज़ा तो उनको होगी, तो सज़ा के नतीजे में फिर नाअहली तो जो है वो होगी। अब ये केसेस कितनी देर में कंक्लूड होते हैं नहीं होते, ये बहरहाल आगे अदालतों का काम है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला साहब से हमने ज़रा पूछा कि जो ख़ास तौर पर जौहरी परवेज़ इलाही साहब की आज गिरफ्तारी हुई है, क्या उनसे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है? राना साहब का तो कहना ये है कि उनके खिलाफ केसेस की नौयत फ़र्क है, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद उन्हें प्रॉब्लम से या मुश्किल से बचा नहीं पाएगी। बस इसका फैसला वक्त करेगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद अपना नया सेगमेंट आपके सामने रखेंगे। बस साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी। अब इमरान खान साहब की जमात को मुश्किल का सामना है, और इमरान खान साहब की जमात अब भी ये कहती है, उनके वो लोग जो उनके साथ हैं, कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान मुकम्मल शफाफियत रही, करप्शन के कोई मामलात नहीं हुए और ना ही करप्शन की गई। अलबत्ता ख़बरें या कहानियाँ बहुत सी बनी, उन कहानियों में कितनी हकीकत है, लिहाजा एक इनसाइडर व्यू लेना ज़रूरी है। प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, इमरान खान साहब की जमात के जो अंदर मामलात थे उनको बखूबी जानती हैं। पंजाब के अंदर भी उन्होंने सर्व किया। पंजाब के अंदर जो होता रहा जब जनाब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, तो वो हालात भी उनके नज़र से गुजरे और क्या होता रहा, उन सब की वो शायद ऐनी शाहिद भी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म के बराए मईशत के हवाले से भी उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो डॉक्टर साहब ज़रा फोकस्ड मैं चाह रहा था आपसे गुफ्तगू हो जाए। अब बहुत बाज़गश्त है कि इमरान खान साहब की खातून जो अहलियाँ हैं, उन्होंने या इमरान खान साहब ने किसी एक ख़ास अरेंजमेंट के तहत, जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, बहुत करप्शन हुई उस दौर में, लेकिन कोई वाज़ेह सबूत सामने नहीं आते रहे, और ना ही वो फराह गोगी साहिबा का जो नेक्सस था खातून अव्वल के साथ, साबिक खातून अव्वल के साथ, वो सामने आया। तो आपने क्या देखा जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी और जब पंजाब में सर्व कर रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, सबसे पहले तो माजरत खाऊं क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और रोड पे हूँ, तो लाइव आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकी जी। तो टेलीफोनिक पेपर पे ही हमें गुफ्तगू करनी है जी। मुनीब, बात ये है कि आपके ही प्रोग्रामों में आके
मैं बहुत जोरदार तरीके से इमरान खान साहब का दिफा करती रही जी। और मैं एज ए पीएम ये समझते हुए कि पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पे जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो बहुत बेहतर है और मीडिया उसको नेगेटिव पोर्ट्रेट करता है। ठीक। लेकिन जो जो मुझे मौका मिला, इत्तेफाक हुआ उन मीटिंग में बैठने का, वहाँ जायजा लेने का, ओरिएंटेशन का, वहाँ की सारी सूरत हाल को देखने का, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची कि ये सिर्फ वो मुहावरा ना कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो सारी की सारी दाल ही काली है। अच्छा, क्योंकि जो एक मुज़्ज़ार साहब की शक्ल में एक ऐसा पपड़ सामने था जिसकी डोरियां जो हैं वो बनी गाला में बैठी बुशरा बीबी हिलाया करती थी और उन डोरियों के साथ सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज आता था। अच्छा। और उस व्हाट्सएप मैसेज में थिंग्स टू डू की लिस्ट होती थी। ठीक है। और वो लिस्ट वो होती थी जो अल्टीमेटली सारी की सारी उस दिन के जो पोस्टिंग ट्रांसफर और किसी को बड़ा प्रोजेक्ट देना है, कोई टेंडर है, कोई मेगा प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स हैं या किसी के फंड रिलीज होने हैं, या यानी जो गवर्नेंस के साथ जुड़ा उस दिन का एजेंडा होता था वो बनी गाला से बुशरा बीबी रिलीज करती थी। और ये डायरेक्टली उस्मान बुज़दार साहब को आता था या किसी उनके सेक्रेटरी को आता था? बेसिकली तो वो उनको आता था, फरागोगी को। अच्छा। और वहां से फिर वो अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शन की सूरत में उन तक पहुंचता था और हो सकता है कापी उनको भी आती हो। ठीक है। लेकिन जो वो एजेंडा होता था उसके ऊपर अमल दरामद के लिए एक दिन पहले स्टेज तय होता था। अच्छा। और वो फिर उसके बाद उस स्टेज को जिस तरह से लीड कर रही होती थी हमारी ब्यूरोक्रेसी। और मुनीब, आपने भी देखा कि यहाँ हुकूमतों में करप्शन होती रही, हुकूमतें कोई भी हुकूमत जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है, वो शफाफियत का दावा नहीं कर सकती 100%। ठीक है। लेकिन ये पहली दफा हुआ कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बन के जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक हर शख्स जो है वो अपने आप को, ठीक है, एक ऐसे सिफारिशी की तलाश में होता कि जो उसका सौदा करवाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अरेंजमेंट क्या था फरागोगी साहिबा का? मैं क्योंकि चाहूंगा जरा फोकस बात हो जाए। फरागोगी साहिबा का अरेंजमेंट कैसे था? ये पैसों का लेन देन होता था और अगर होता था तो फरागोगी उसमें क्या किरदार अदा करती थी? देखिए, ये आपको पता है कि अल्टीमेटली जो CS टू CM होता है, ऑर्डर तो उससे निकालना होता है ना। कोई भी आपने फंड रिलीज से लेके पोस्टिंग ट्रांसफर तक CM को उसने वो समरी अप्रूव करने के बाद एक जो ऑर्डर निकालना है वो ऑर्डर जो है वो वहां जाता था। अच्छा। और जिसको वो ऑर्डर डिलीवर होना होता था, जब तक टर्म्स एंड कंडीशंस तय नहीं हो जाती थी वो ऑर्डर उसको मिलता नहीं था। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिन्होंने कमिटमेंट कोई और की और जब ऑर्डर रिसीव कर लिया तो वो, अगर आपको याद है कि कुछ दिन बाद ही लोग जो है वो इधर से उधर हो जाते थे। अभी बंदा अपॉइंट हुआ, ठीक है, और अभी चंद हफ्ते भी नहीं गुजरते थे तो वो बंदा, मतलब ये आप पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर जो अगर किसी ने जो तयशुदा रकम है वो नहीं दी तो फिर वो शख्स वहां पर रह नहीं सकता था ना, ऑर्डर रिवर्स हो जाता था। ठीक है। और वो रिवर्स होने का जो था कि जिस कितने लोगों ने कपड़े नहीं बदले होंगे एक उसमें हफ्ते में, जिस तरह से वहाँ पे लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर आई। डॉक्टर साहब, ये जो जितनी चीजें आपने देखी और ये जिस व्हाट्सएप मैसेज का भी आप कह रही थी थिंग्स टू डू वाला, कहीं कोई इसके शवाहिद होंगे कि ये तरीका, ये अरेंजमेंट क्या था, कौन कौन लोग थे, कौन से वो अफसरान थे? देखिए, शवाहद तो बेशुमार है और शवाहद अब अदालतों में जाहिर है उस्मान बुज़दार के अगर केसेस जो हैं वो ऐसे बयान मीन के नैब के अंदर बुलाया गया तो वो शवाहद है तो बुलाया गया ना। ठीक है। इसी तरह जो बाकी फरागोगी अगर वहाँ बैठी हैं दुबई में तो वहाँ पे इब्राहिम मानिक का उनसे हिस्सा लेने गया हुआ है, तो वो इसीलिए गया हुआ है ना कि वहाँ
जो यहाँ से मनी टिल गार्डन मनी उधर पार्क हुई है, तो वो किसको नहीं पता ठीक है अभी क्या होता रहा। लेकिन अभी जो इनके भाई हैं बुशा बीबी के, अहमद मुश्तबा साहब जी, आप सिर्फ इनके एसेट्स चेक करें कि 4 साल में पूरे खानदान और इनके इर्द गिर्द के जो अफराद हैं उनकी दौलत में कितने गुना इजाफा हुआ, ठीक है और उनके एसेट्स जो है वो कितनी तेजी से बढ़े, और इतनी तेजी से इजाफा जो है वो कोई पाकिस्तान की जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के शेयर जो है ठीक है उनकी कीमतों में भी नहीं होता होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये है, ये बनी गाला के घर के हवाले से क्या मामला है? ये किस ये क्या रेनोवेट उन्होंने खुद, इमरान खान साहब ने तो बता दो जिक्र भी किया कि मैं बनी गाला का घर रेनोवेट करा रहा हूँ, ये उन्होंने खुद कराया या किसी ने उनको करा के दिया? देखिए, जो बनी गाला का घर हो या जमान पार्क का घर हो, जमान पार्क के घर के अंदर जो है वो यकीनन यहाँ पे जो रेनोवेशन होती रही, तोड़फोड़ होती रही, कि जितने हमारे पार्टी लीडरशिप जाके वहाँ बैठ के फखर से उन पेंटिंग को देखती है, उस फर्नीचर पर बैठती है, वहाँ जा के ये लैंडस्केप को अप्रिशिएट करते रहे, ठीक है। इनमें से कोई जुर्रत रख के ये पूछ ही लेता कि, क्योंकि मुझे तो अभी तक उसके अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जो टीवी के जरिए हम देखते हैं कि जो उसका इंटीरियर हुआ, तो कोई ये तो पूछे ना कि ये 62 करोड़ रुपए का ये जितना भी रिस्ट्रक्चरिंग और रेनोवेशन हुई, इसका बिल किसने अदा किया? 62 करोड़ रुपया जमान पार्क की रेनोवेशन पे लगा डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स लगा। आपके पास क्या खबर है, किसने पैसे पे किए, किसको ये बिल, ये किसके नाम का बिल फटा था? मीडिया टाइकॉन की फैमिली, जो के हमारे जो प्रॉपर्टी टाइकॉन की फैमिली जो उस वक्त जो है वो करती रही उनको oblige और उन अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे, और हमें लाया जाता रहा जहाज से, हम आते चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग के लिए, ठीक है, लेकिन साथ ही फर्स्ट लेडी भी होती हैं, और खान साहब हमें पौना घंटा गाड़ियों में वेट कराते, और वो अंदर जाके तो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी उनके साथ मीटिंग करते। अच्छा। और सादक और अमीन होने का जो लेबल है उसका हक अदा करते कि वो लोग जो उनके घर को बना रहे थे, रेनोवेट कर रहे थे या कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, वो लोग जो थे वो कोई इनके ना अजीजो कारब थे ना रिश्तेदार थे, ठीक है, वो किसी ऑब्लिगेशन में कर रहे थे, ठीक और अल्टीमेटली उसका रिटर्न ले रहे थे, और वो रिटर्न जो है वो आपको पता ही है कि हरा गोगी साहबा जो थी वो मिडल पर्सन के तौर पे कनेक्टिविटी का किरदार अदा कर रही थी, पुल बनी हुई थी। तो ये वो तलख हकीकतें हैं जिनको हमारी कौम को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक हो गया, और ये एवेल्युएट करना चाहिए कि जिनको हम मसीहा बना के, मेरी तरह के वो लोग जिन्होंने मसीहा बना के हमने उनको अपनी तकदीर बदलने के लिए चुना, और हम ये समझते रहे कि ये ही पाकिस्तान को बदलेंगे। पाकिस्तान को तो ना उन्होंने बदला, ना हालात को बदला, अपने हालात उनके जरूर बदले, सिर्फ उन्होंने अपने आप को बदला, बिल्कुल ठीक, घर के हालात को बदला, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त कम है, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो मालूमात आपने फराहम की, यकीनी तौर पर इनके शवाहिद होंगे किसी न किसी के पास, लेकिन जो जमान पार्क की रेनोवेशन के हवाले से गुफ्तगू उन्होंने की, वो तो हैरान कर देने वाले हकायक हैं। पाकिस्तान की मईशत के क्या हालात हैं और वहाँ क्या हकायक है, हमारे साथ बिलाल करनी साहब मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा ही वापस आते हैं। पेट्रोल की कमी, कीमत में कदर में कमी हुई है, लेकिन आगे क्या है पाकिस्तान की मईशत में, जरा उस पर बात कर लेते हैं। मैं साथ रहिए। कैनी साहब, ये एक तासुर बहुत उभर रहा है और लोगों के जहनों में भी है, कल रात से, गोके एक अच्छी खबर है आम आवाम के लिए कि अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई है, डीजल की कम हुई है, तो साथ ही ये शक शुबा भी हो गया कि हमारा 9th रिव्यू हो नहीं पा रहा है IMF के साथ, और आगे का भी कुछ पता नहीं है। तो क्या ये जो रिडक्शंस है पेट्रोल प्राइस के अंदर, इसका क्या इम्पैक्ट होगा उस मामले के साथ जो कि पेंडिंग है IMF के साथ, और क्या हम फाइनली कह दें कि फिर IMF के साथ तो हमारे मामलात
दुरुस्त नहीं हो पाएंगे अगर पेट्रोल प्राइस के अंदर इस तरह रिडक्शन होती रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए ये बात हरगिज़ ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करनी चाहिए कि क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस कम हुई हैं तो इस वजह से IMF का प्रोग्राम कहीं जेपरडाइज हो रहा है। बिकॉज जो चीज़ मैटर करती है पेट्रोल प्राइसेस की डिटर्मिनेशन में वो ये करती है कि जो आपने कमिटमेंट्स की हुई हैं पेट्रोलियम लेवी के हवाले से या कोई सब्सिडाइज़ ना करने की या पेट्रोलियम लेवी के जो आपने टारगेट्स तय किए हुए हैं उसके साथ एडहेरेंस है कि नहीं। तो ये देखिए प्राइमरीली जो आप पेट्रोल प्राइसेस या डीजल प्राइसेस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाकी भी केरोसिन और लाइट डीजल ऑयल का आप देखते हैं वो बुनियादी तौर पे दो चीज़ों का फंक्शन होता है। एक आपके एक्सचेंज रेट का पिछले 2 हफ्तों में और दुनिया में जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं उनका जो उतार चढ़ाव होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारी यही कोशिश रही है कि जो IMF का प्रोग्राम जो PTI का किया हुआ प्रोग्राम था जिसको हमने जो एक सब स्टैंडर्ड प्रोग्राम था, बैडली डिज़ाइन प्रोग्राम था, मगर हमारी मजबूरी थी रियासत बचाने के लिए, डिफ़ॉल्ट अवर्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए जब हमने उस प्रोग्राम को चलाया तो उसके बाद उसकी टर्म्स को भी हमने कुछ टर्म्स रीनेगोशिएट भी की थी उसको भी अडेयर करें, मगर साथ ही साथ जब भी कोई हमें मौका मिले आवाम को रिलीफ फराम करने का तो वो हम फराम करें। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं रिडक्शन इन प्राइसेस, आपने देखा है कि मेरे ख्याल से पिछले 2 राउंड्स में अब तकरीबन पेट्रोल की प्राइस में 20 रुपए कमी हो गई है, डीजल की प्राइस में 35 रुपए कमी हो गई है। रिव्यू को जेपरडाइज नहीं करेगा पास ऑन कर रहे हैं नहीं बिकॉज देखिए ये फ़र्क ज़रूरी है समझना क्योंकि हम जिम्मेदाराना तरीके से वो पास ऑन कर रहे हैं रिडक्शन इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और जो भी फैक्टर इन हुआ है एक्सचेंज रेट की जो इसमें फैक्टर होता है वो हम पास ऑन कर रहे हैं आवाम को। हम कोई ऐसी चीज़ गैर जिम्मेदाराना नहीं कर रहे जिससे हमारे डेफिसिट्स बढ़े हों, जिस पे हम जो IMF से बात ना की हो एक सब्सिडाइज़ कर दें एक चीज़ को जो हमारी बजटेड ना हो, जिससे हमारे खसारे बढ़ें, जिससे हमारे प्रोग्राम की टर्म्स जो हैं वो हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है जी इसमें। ठीक, अच्छा एक बात तो फैक्ट है जो कि अब शायद सामने आ रही है कि रिकॉर्ड पाकिस्तान की 76 साल तारीख में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है। मई के अंदर अब बताया जा रहा है कि 38% इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है। फूड इन्फ्लेशन इज ऑब्वियसली इवन हायर। क्या है कोई इसमें टर्न अराउंड होगा क्या नहीं साहब, क्योंकि आवाम में तो यकीनी तौर पर जी देखिए इंशाल्लाह जी देखिए यकीनन हालात मुश्किल हैं जी और महंगाई है भी, तो हम तो कभी इसको डिनाई तो नहीं कर सकते और इन मुश्किल हालात में भी हम कोशिश कर रहे हैं भी। आपने देखा है कि जब अभी किसान पैकेज वज़ीर आज़म ने 1800 अरब रुपए का इम्प्लीमेंट किया है तो हमने देखा है कि उसका यकीनन इफेक्ट आया है जिसके नतीजे में आपकी इस दफ़ा बम्पर वीट क्रॉप हुई है। 2 करोड़ 72 लाख आपकी तकरीबन मेट्रिक टन गंदम आई है और उसकी वजह से आटे की कीमत में कमी आई है। कुकिंग ऑयल में हमने अलहदा देखा है कि कमी आई है। तो देखिए ये चीज़ें जो आपकी सप्लाई चेन रिलेटेड इशूज़ हैं, जो आपके एंडोजेनस फैक्टर्स हैं, उसके नतीजे में जो चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं जी। बाकी बहुत सारी यकीनन जो हमारी एक इकोनॉमिक सिचुएशन रही है जिसकी वजह से आपके डॉलर के रेट में भी इजाफा हुआ था और जो ग्लोबल एक इन्फ्लेशन का ट्रेंड रहा है उसका एक इफेक्ट रहा है, मगर ये इवेंचुअली कम होगा जी। और हम इंशाल्लाह तब तक उसको भी इन्फ्लेशन को भी काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई किसी किस्म के माफियाज हैं जो आपको पता है कि सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करते हैं मार्केट में, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसे कहा जाता है उसको अवॉइड करें। मगर साथ ही साथ हम अभी जो भी आवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो जिस तरह फ्री आटा जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वज़ीर आज़म की वो थी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 400 अरब का तक एनवलप बढ़ा देने की का जो इक़दाम था, तो ये सारे मेजर्स ले रहे हैं। मगर साथ ही साथ इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हम अपनी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको भी साथ साथ हम बैलेंस कर रहे हैं, जिसमें अब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में खातिर खा कमी हो गई है, फिस्कल डेफिसिट में हो गई है, मगर यकीनन महंगाई इन्फ्लेशन वज़ीर आज़म की हुकूमत की प्रायोरिटी है। हुकूमत जो कुछ कर सकती है इन मुश्किल हालात में भी आवाम को फौरी रिलीफ फराम करने के लिए और ओवरऑल इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में है वो उस पर यकीनन फोकस भी करी और आगे भी इंशाल्लाह करती रहेगी। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि इवेंचुअली आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन का ट्रेंड नीचे आएगा। बट ये आप नया एग्रीमेंट या नए अरेंजमेंट के साथ IMF के साथ ये आप करेंगे, आपकी हुकूमत करेंगी, क्योंकि कहा जा रहा है 9th के बाद शायद आप इसको मजीद नहीं बढ़ाना चाहेंगे, तो फ्रेश एंगेजमेंट IMF के साथ ये हुकूमत करेगी या आप अगस्त के बाद का सिलसिला होगा और शायद कोई निगरान हुकूमत उसे शुरू करे? जी देखिए इसमें आई थिंक पहला और प्राइमरी फोकस तो अभी जो हमारा ये 9th रिव्यू है यही है जी, क्योंकि इसके अंदर हमारी हुकूमत ये समझती है और हम इसी चीज़ पे IMF के ऑफिशियल्स को कायल कर रहे हैं कि जो
शराइत अग्री की गई थी वो सारी फुलफिल कर ली गई हैं और उसमें काफ़ी मुश्किल फैसले मजीद लिए गए हैं, जिसमें सप्लीमेंट्री फाइनेंस। आर यू स्टिल होपफुल कि ये हो जाएगा मतलब वो 30 जी जी इंशाल्लाह वेर होपफुल। आपने देखा होगा आईएमएफ की तरफ से भी 1-2 दिन पहले एक पब्लिक स्टेटमेंट भी आई है कि दे आर ऑल्सो होपफुल कि 30 जून से पहले हो जाए। तो दोनों साइड्स देखिए, हम यकीनन चाहते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम हो, हमारी प्रायोरिटी है। आई थिंक आईएमएफ इटसेल्फ जनरली आल्सो वुड वांट कि एक प्रोग्राम जो उसने शुरू किया है, जो उसका मकसद है, उनका भी एक एम्बिट होता है, वो करें। तो बोथ साइड्स आर वर्किंग ऑन दिस ऑन अ डेली बेसिस और यकीनन हम ये एफर्ट जारी रखेंगे। साथ ही साथ आईएमएफ को समझाते रहेंगे कि हमारी अपनी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, हम क्यों समझते हैं कि हमने वो शराइत पूरी कर ली हैं, हम क्यों ये समझते हैं कि हमें तीनों चीज़ें बैलेंस करनी हैं, जिसके अंदर आपने अपने फिस्कल और ये करंट अकाउंट के जो इम्बैलेंसेज हैं ये भी कम करने हैं, हमने आवाम को जो सबसे वल्नरेबल सेगमेंट्स उनको प्रोटेक्ट भी करना है, हमने अपनी फ्लड रिहैबिलिटेशन भी जारी रखनी है, हमने ये सारी चीज़ों को आपस में बैलेंस करना है और हमने आगे बजट भी इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन करना है। तो ये डिस्कशन का हिस्सा है, मगर देयर इज़ अ क्लियर इंटेंट कि हमने जो आईएमएफ का प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं इसको हम कंप्लीट करें, क्योंकि अगर ये हमने ना करना होता तो हम तो पिछले साल वो काम कर सकते थे जो पीटीआई ने किया था कि जी बिल्कुल आप एक्सपेंडिचर्स रिकलेसली शुरू कर दें और आप एक पॉपुलिस्ट मेजर्स ले लें। बट अभी तो भी वो तो हमारे लिए फिर आप भी जो और जो दीगर लोग तनकीद करते हैं वो गैर समझदाराना होता, मगर वावा तो हो जाती है। साहब आपने भी इलेक्शन में तो हुकूमत ने जाना है, पीएमएलएन ने जाना है, आप बजट किस टाइप का लाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। एक ज़रा इख्तिसार से बताइएगा कि क्या ये वो अवाम दोस्त बजट के चक्कर में क्या ये तो नहीं होगा कि फिर आप ऐसा बजट दे जाएंगे जो बाद में मैनेजेबल ना हो रियासत पाकिस्तान के लिए? जी देखिए, अगर किसी एक चीज़ की हमारे ऊपर तनकीद नहीं हो सकती तो वो हमें ये एक गैर ज़िम्मेदाराना इलेक्शन बजट की या इलेक्शन मेजर्स की हमारे ऊपर तनकीद हो सकती है। आप ज़रूर कह सकते हैं कि यार आप लोग आईएमएफ के पीछे, शराइत के पीछे आप लोग अक्सर बात करते हैं, आपसे मुराद मतलब कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है कि मगर उसकी वजह ये है कि हम ज़िम्मेदारी से सारी चीज़ों को देख रहे हैं। हम वो सिर्फ वो चीज़ नहीं देख रहे जिससे हमारी वाह हो, मगर हमें पता हो जिससे हमारी रियासत की स्टेबिलिटी, हमारी सस्टेनेबिलिटी, हमारे डिफ़ॉल्ट का वो रिस्क एट रिस्क हो, डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़े। तो देखिए हमारा इलेक्शन का बजट, इख्तिसार आपने कहा, तो इलेक्शन का बजट बिल्कुल उन्हीं प्रायोरिटीज़ पे बेस्ड होगा जिन प्रायोरिटीज़ पे आपने हमें इकोनॉमिक मैनेजमेंट करते हुए पिछले 1 साल देखा है, ठीक है, जिसके अंदर हम तीनों चीज़ें बैलेंस करेंगे कि आवाम के अंदर के इकॉनमी में वापस ग्रोथ भी लाएं, जहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, अपने एक चादर देख के पाँव फैला के जहाँ पे हम कर सकते हैं उस हिसाब से पॉपुलिस्ट काम नहीं करेंगे आप, आपको लग रहा है आपको? नहीं जी देखिए, नहीं जी, हम देखिए जी, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा एक प्रो ग्रोथ और एट द सेम टाइम प्रो पुअर बजट पेश किया है, प्रो डेवलपमेंट बजट पेश किया है और हमारे हुकूमतों में पहले साल और आखिरी साल के अंदर कोई खास फर्क नहीं रहता, बिकॉज प्रायोरिटीज आर आल्सो ऑलवेज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। जी तो आप देखिएगा ये 2 सवाल है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब, सॉरी मुनीफ साहब, एक अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, आज आपने देखा भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अब इस सारी बजट की प्रिपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से अक्रॉस इंडस्ट्रीज। अच्छा ये मुझे ये बता दें साहब भी कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्यानी साहब ये 2 चीज़ें हैं, एक ये कि क्या पेट्रोल प्राइस, जारी बात है इंटरनेशनल मार्केट से डिटरमिन होती है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में आपको लाइकलीहुड है कि इसमें ये और कम होगी विद आफ्टर 15 डेज और सो? जी देखिए, इट इज़ प्योरली अ फंक्शन ऑफ आपकी एक्सचेंज रेट अगले 2 हफ्तों में और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। तो इट इज बिकॉज दैट इज प्रीटी मच मतलब कि व्हाट डिटरमिन्स दिस। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आप देखेंगे एक्सचेंज रेट स्टेबल रहा है जी हमारा, ठीक है, ये जो रुपी पैरिटी थोड़ी ठीक हुई है, ओपन मार्केट और इंटरबैंक इसमें बेहतरी आई है, क्या ये क्योंकि पहले भी हुआ था, नीचे गया था लेकिन फिर दोबारा ओपन मार्केट में ऊपर चला गया था काफी वैल्यू, तो ये आर्टिफिशियल तो नहीं है, टाइम फॉर द टाइम बीइंग तो नहीं है, ये आपको लगता है? नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ जी, आपने देखा होगा कि एक स्टेट बैंक का सर्कुलर था जिसके तहत पहले जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हमने करनी होती हैं, ये आप देखते हैं वीजा, मास्टर कार्ड एक्सेट्रा, जो हमारे लोकल बैंक्स ने जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स करनी होती थी, वो पेमेंट्स ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए पहले बैंकों को ओपन मार्केट से वो डॉलर खरीदने पड़ रहे थे।
अब स्टेट बैंक ने अलाउ कर दिया है कि वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए बैंक्स जो हैं या जो भी डीलर्स हैं जिन्हें पेमेंट करनी है वो इंटर बैंक से बोरोइंग कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से ओपन मार्केट पे प्रेशर कम हुआ है और आपने देखा है कि जो गैप है इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में कम हुआ है, तो इसलिए इट इज़ मतलब कि जिसे आप कहें ना कि इट इज़ फाउंडेड ऑन दिस स्पेसिफिक एक्शन। और भी फैक्टर्स होते हैं यकीनन मार्केट में और भी फैक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं, बट ये जो आपने पिछले एक दिन में देखा है उसमें बुनियादी वजह उसकी ये है, इसलिए आई थिंक दिस विल बी सस्टेनेबल जी। ठीक, बहुत शुक्रिया बिलाल खानी साहब। आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।